इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं मौन में प्रवेश के विषय में। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है। ये भारतीय दर्शन, मॉडर्न साइकोलॉजी और हाँ, मौन साधने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर करती है। देखिए, हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं कि भी चुप रहना क्या होता है, बल्कि उस गहरी शांति को समझना है जहां मन की जो लहरें हैं ना, वो एकदम थम सी जाती हैं। और यहीं पता है, एक दिलचस्प विरोधाभास शुरू होता है। जैसे ही हम शांत होने की कोशिश करते हैं, अक्सर हमें अपने अंदर का शोर ही सबसे ज्यादा सुनाई देता है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं आज। तो ये मौन मौन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ शब्दों की कमी है? स्रोत बताते हैं कि ये असल में आत्मसंयम, मतलब खुद पर काबू, और मानसिक शुद्धता, एक तरह की मन की सफाई, इससे जुड़ा है। बाहरी शोर से अलग एक अंदरूनी स्थिरता भी होती है। पर जैसा हमने कहा, शांत होने की कोशिश वो अक्सर पहले अंदर के कोलाहल को ही सामने लाती है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जो शुरुआती शोर है ना, जिसे कई लोग समझते हैं कि अरे ये तो फेलियर है, वो असल में विफलता नहीं है। ये तो प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये हमें अपने मन की यथार्थ स्वरूप को, मतलब मन की जो असली प्रकृति है, उसको बिना किसी पर्दे के देखने का मौका देता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है गैर निर्णयात्मक जागरूकता, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बस आते जाते देखना, उन पर कोई लेबल नहीं लगाना, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं, जैसे बस आकाश में बादल। और अगर हम इसकी जड़ों को देखें तो भारतीय दर्शन में ये चीज मतलब बहुत गहरी है। पतंजलि के योग सूत्र का तो सार ही यही है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग का लक्ष्य ही मन की इन चंचल वृत्तियों को, इन उतार चढ़ावों को शांत करना है। इसी तरह जैन दर्शन को देखें तो वो भी राग द्वेष, मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव या नफरत, इससे परे जाकर चित्त को स्थिर करने पर बहुत जोर देता है। अच्छा, और यहीं पे वो साक्षी भाव वाली बात आती है ना, साक्षी चेतना। स्रोत इसे उस शुद्ध जागरूकता की तरह बताते हैं जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, यहां तक कि हमारे कामों को भी बस देखती है, बिना उसमें शामिल हुए, बिना प्रभावित हुए। ये करता नहीं है, करने वाला नहीं, सिर्फ दृष्टा है, देखने वाला। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अब मॉडर्न साइकोलॉजी भी विचारों से एक दूरी बनाने की बात कर रही है, जिसे वो कभी कॉग्निटिव डिफ्यूजन या माइंडफुलनेस कहते हैं। ये तो वही साक्षी भाव का सिद्धांत हुआ एक तरह से। तो फिर सवाल उठता है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? कदम क्या है? पहला कदम, स्रोत बताते हैं, वो है प्रत्याहार, मतलब अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से खींचकर भीतर की ओर मोड़ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई शांत जगह ढूंढना, थोड़ी देर स्क्रीन से दूर रहना, मतलब डिजिटल डिटॉक्स। यहां तक कि बिना किसी विश्लेषण के बस पढ़ना, जिसे मौन पठन कहते हैं, वो भी मदद कर सकता है। ये बाहरी शांति वो अंदरूनी स्थिरता के लिए एक तरह से जमीन तैयार करती है, ताकि हम उस साक्षी को महसूस कर सकें। जी हाँ, और इसके बाद आता है प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण। ये मन और शरीर के बीच एक बहुत शक्तिशाली पुल का काम करता है। स्रोत कई तकनीकों का जिक्र करते हैं, पर दो प्रमुख हैं। एक तो नाड़ी शोधन, वो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जो संतुलन लाती है, और दूसरी भ्रामरी, वो भौरे जैसी गुंजन वाली सांस। उसका अभ्यास तो तुरंत ही मन को शांत करने वाला महसूस होता है। ये सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है, ये ऊर्जा को नियंत्रित करना है। यहाँ एक बहुत बारीक सा अंतर समझना भी जरूरी है, मुझे लगता है। स्रोत बताते हैं कि एकाग्रता, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और जिसे हम अक्सर ध्यान समझ लेते हैं, वो असल में ध्यान यानी मेडिटेशन नहीं है। एकाग्रता में एक प्रयास होता है, एक बिंदु पर टिकने की कोशिश। ध्यान तब ज्यादा सहज होता है जब विचार बिना प्रयास के आते जाते हैं और हम उनके बीच जो खालीपन है उसके प्रति सजग होने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए माइंडफुलनेस, मतलब हर पल जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना, ये बहुत कारगर है। मंत्र साधना भी एक तरीका है, जैसे ओम का जाप। यहां भी देखिए एक और विरोधाभास है, ध्वनि का इस्तेमाल करके ध्वनिहीनता तक पहुंचना। हाँ, ये बहुत रोचक है। और कुछ लोग ओशो की नो माइंड थेरेपी जैसी विधियां भी अपनाते हैं, जिसमें पहले मन का सारा गुबार निकालकर फिर मौन में उतरा जाता है। और इस सब के फायदे क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है। अब तो वैज्ञानिक शोध भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नियमित अभ्यास से तनाव वाला हार्मोन कोर्टिसोल, उसका स्तर कम हो सकता है।
मस्तिष्क में भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है, खासतौर पर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारा तर्क वाला हिस्सा, और अमिगडाला, भावनाओं वाला केंद्र, उनके बीच संवाद सुधरता है। कुछ स्टडीज तो ब्रेन में ग्रे मैटर, जहां सारी प्रोसेसिंग होती है, उसके बढ़ने की बात भी करती हैं। और हाँ, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए भी ये फायदेमंद है। ज़ेन परंपरा में एक कॉन्सेप्ट है नो माइंड या मुशिन नो शिन। उसका मतलब है बिना सोचे विचारे एकदम सहजता से सही काम हो जाना। वो इसी अवस्था से जुड़ा है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। चुनौतियां भी साफ बताई गई हैं रिपोर्ट में। मन का लगातार भटकना, वो मन भटकना जिसे कहते हैं, शरीर में बेचैनी महसूस होना, रेस्टलेसनेस, और कभी-कभी अभ्यास करते हुए निराशा, फ्रस्ट्रेशन होना, ये बहुत आम है। जी, ये होता है। तो समाधान क्या है? स्रोत सलाह देते हैं छोटे सेशन से शुरू करें, 5 मिनट, 10 मिनट। जब मन भटके तो बिना झुंझलाए बहुत धीरे से उसे अपनी सांस पर वापस ले आएं। सांस एक लंगर की तरह, एंकर की तरह काम करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये स्वीकार करें कि मन का स्वभाव ही है भटकना। ये एक अभ्यास है, कोई तुरंत मिलने वाला परिणाम नहीं। यादें वो शुरुआती शोर वाली बात, वो इसी भटकाव का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो मौन का मतलब सिर्फ बाहर से चुप हो जाना नहीं है। यह अपनी असीम चेतना और वो परम शांति जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद है, बस उसे महसूस करने का एक रास्ता है। यह समझने का कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, या सिर्फ ये सोचने वाला मन नहीं है, बल्कि हम वो चेतना है जो इन सबको जानती है। ये आत्म साक्षात्कार, मतलब खुद को जानने की एक गहरी यात्रा है। तेरी कॉल। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे वो मनन कर सकते हैं। क्या मौन का असली लक्ष्य केवल बाहरी और भीतरी शोर को खत्म कर देना है, या फिर उस शांत अवस्था से जो एक गहरी समझ और जागरूकता पैदा होती है, उसको पहचानना है? जरा सोचिए, उस अवस्था का अनुभव कैसा होगा जहां न कोई सवाल बचता है, न किसी जवाब की जरूरत महसूस होती है, बस शुद्ध साक्षी अनुभव शेष रहता है।